हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस बेसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन, जो विजन आईएएस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये जो मेंस 365 मैगजीन होता है ये बेसिकली जो लास्ट 1 ईयर होते हैं उनके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उनको स्टैटिक पॉइंट से स्टैटिक टॉपिक से रिलेट करके इनका एक कंसोलिडेटेड नोट्स होता है, जो मेंस यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं ये वीडियो किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये यूपीएससी का जो मेंस देने वाले हैं अभी सितंबर में उनके लिए, जो एंड सेकेंड जो यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं 2025 में, एंड इसके अलावा जो पीसीएस एग्जामिनेशन को करेंटली या फिर 25 ईयर में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम एक बार उसका इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है जो कि जीएस 2 का सब्जेक्ट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें पहला तो हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका रिजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोविज़न है उसमें क्या चेंजेस है। और क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि लागू कर दिया गया था जनरल इलेक्शन के टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से रिलेटेड कुछ जजमेंट दिया है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, जो कि इंडिया में काफ़ी इसकी घटनाएं बढ़ जा रही हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि उत्तराखंड ने लागू किया था। तो करंट में ये हाईलाइटेड टॉपिक्स है और ये जनरल इलेक्शन में भी इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनका ये मैनिफेस्टो में रहता है। उसके बाद ये जो लद्दाख है अपना यूटी जो है ये 6 शेड्यूल की मांग कर रहा था। तो 6 शेड्यूल क्या होता है और इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्यों लद्दाख लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। देन 9th शेड्यूल से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ डिसीजंस आए हैं उसको देख लेते हैं। एंड एक ये है डीलिमिटेशन कमीशन। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल फेडरेशन, जो स्टेट का फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। देन हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में देखेंगे, जिसमें जो बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं जैसे बिहार हो गया एंड आंध्रा हो गए, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अपने स्टेट्स के लिए डिमांड कर रहे थे। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कॉज हैं, और इस पे जो सेंट्रल यूनियन है अपना, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं उसको देखना है। देन हम देखेंगे ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है और यूपीएससी एंड अदर जो मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। एंड वन नेशन वन लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने इससे रिलेटेड कुछ रूल्स नोटिफाइड किए थे तो उसके बारे में भी देखेंगे। एंड जो ये एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर है इसके बारे में हम डीप में समझेंगे। देन पार्लियामेंट के फंक्शनिंग, क्योंकि इसका जो आउटपुट है ये डे बाई डे घटता जा रहा है। एंड ऑफिस ऑफ स्पीकर, जिसमें ओम बिरला जी इलेक्ट किए गए हैं अपने स्पीकर 18th लोकसभा के स्पीकर। देन एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कैसे है, इसका करंट में क्या न्यूज़ था। एंड सुप्रीम कोर्ट को अपने इंडिपेंडेंस के बाद से लागू हुए 75 ईयर्स हो गए, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है। एंड उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपनी इंडिया में, उसका क्रिमिनल जस्टिस का क्या सिस्टम है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देन जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे। तो अभी करंट के लिए हम ट्राई करेंगे यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, ताकि डिटेल में हम समझते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना रिजर्वेशन। तो बेसिकली रिजर्वेशन क्या होता है, वन लाइन इसका जो आंसर रहता है कि गिव्स अंडर प्रिविलेज इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन राइट। मीन्स जो जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो उतना डेवलप्ड नहीं होते हैं, उनको एक इक्वल स्टेटस पे लाने के लिए उनको सपोर्ट किया जाता है। बेसिकली उसी सपोर्ट को रिजर्वेशन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है, ये तो स्टैटिक का पार्ट है, तो आप लोग स्टैटिक पे भी इसको लिंक करके फोकस कर सकते हैं। जैसे
आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में ये सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 15(6) में ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड चेंजेस कुछ दिए गए हैं। फिर अपने डीपीएसपी में मेंशन है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देन आर्टिकल 243 डी में जो ये ग्राम पंचायत होते हैं उसमें एससी एसटी के सीट्स के रिजर्वेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। एन जो 30 है आर्टिकल 330 में एससी एसटी का लोकसभा में रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। और आर्टिकल 332 में एससी एसटी का जो असेंबली इलेक्शन होता है विधायी का उससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट नोट्स बना के हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। और रिजर्वेशन से रिलेटेड कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट हैं, जिसमें से एक है इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1992 में आया था। और इसमें क्या क्या प्रोविज़न दिए गए थे, तो इसमें पहले तो आर्टिकल 16(4) जो था, जो रिजर्वेशन का क्लॉज है, ये वाला रिजर्वेशन का जो क्लॉज है, इसमें बताया गया है कि जो रिजर्वेशन है 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी करेंटली 60% है। क्योंकि पहले 50% था, देन प्लस 10% जो हुआ है ईडब्ल्यूएस वाला आ गया, तो अभी करेंटली हमारे यहाँ 60% का रिजर्वेशन है। तो इंदिरा साहनी केस में 50% का एक लिमिट रखा गया था। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रमोशन, जॉब के प्रमोशन में हम उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। एंड इसके अलावा क्रीमी लेयर को है एक्सक्लूड किया गया था ओबीसी में। तो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया था क्रीमी लेयर में। तो हम देख लेते हैं क्रीमी लेयर क्या होता है। बेसिकली क्रीमी लेयर वो होता है कि जो कास्ट वाइज तो ओबीसी हैं, बट ओबीसी में काफ़ी डेवलप्ड हैं, जैसे उनका आईएएस उनके फैमिली में या उनके खुद से कोई परिवार में आईएएस आईपीएस या क्लास ए ऑफिसर हैं। एंड उसके अलावा कोई जो उनका एनुअल इनकम है 8 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे लोग क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। तो जो ये ओबीसी का बेनिफिट है इनको नहीं दिया जाता है, जो क्रीमी लेयर होते हैं। ये इंदिरा साहनी जजमेंट में इसका डिसीजन आया था। अभी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, तो इसके देख लेते हैं कि इसका क्या क्या प्रोविज़न था। तो बेसिकली ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन दिया गया था सिन्हो कमीशन के बेस पे दिया गया था, जो कि 2010 में इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था। और उस रिपोर्ट के बेस में सिन्हो कमीशन के बेस पे ये 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2019 में जो आया था, उसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दो क्लॉज में चेंजेस किया गया था उसको, और उसके अकॉर्डिंग इसको रिजर्वेशन दिया गया था, जिसमें नॉन ओबीसी और नॉन एससी एसटी एक्ट जो सेक्शन है, जो कैटेगरी है, इसके लिए ईडब्ल्यूएस था। उसमें ओबीसी और एससी एसटी का कोई नहीं था, जो बेसिकली जनरल वालों को ये दिया गया था। और ये कहाँ कहाँ लागू था, एक तो सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह लागू था। एंड ये जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का दिया गया था, ये जो करेंट अपना एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन था उस टाइम पे, जिसका सीलिंग था 50%, उसके अलावा 10% दिया गया था, उसमें से कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंसर्न क्या है, ईडब्ल्यूएस कोटा से रिलेटेड कंसर्न क्या है, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बार बार इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसके केसेस जाते रहते हैं। तो ये न्यूज़ में होने की वजह से यूपीएससी का एक हॉट टॉपिक है। इसमें पहले तो बोला गया था जो 8 लाख का कंडीशन रखा हुआ है कि वो किस बेस पे रखा हुआ है, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसका जो अगेंस्ट में है वो बोलते हैं कि 8 लाख तो बेसिकली वो जनरल कैटेगरी में भी पुअर लोगों के लिए नहीं है, एक जो उसमें सोशली एडवांस क्लासेस हैं उनके लिए ये ईडब्ल्यूएस लाया गया है। तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी होती रहती है कि क्योंकि कोई इसका फाइनल डेटा नहीं है या फिर कोई कमीशन का रिपोर्ट नहीं है कि ये 8 लाख ही क्यों रखा गया था। एंड दूसरा है कि इसको पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया था। तो इससे ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड ये दो मेजर कंसर्न हैं। अभी दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था
जो कि मई 2024 में लागू हो गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं कि पहले जो सिटीजनशिप है ये एक्सक्लूसिवली यूनियन लिस्ट में है, जो अपना 7वां सूची है उसके यूनियन लिस्ट में मेंशन किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सिटीजनशिप टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो है इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इसमें आर्टिकल 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10। तो ये स्टैटिक पार्ट है, तो इसको हम डीप में एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड है, तो मेंस में ये मोस्टली लोगों को कवर होगा। तो ये आप लोग स्टैटिक में पॉइंट में पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें डायनेमिक क्या क्या था, ये जो दिया गया था बेसिकली नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए। और ये 3 कंट्रीज़ के लोगों को दिया गया था, जो 3 कंट्रीज़ में माइनॉरिटी हैं, लाइक अफगानिस्तान था, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इन 3 कंट्री में कोई भी जो माइनॉरिटी है, जैसे यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है, एंड उस कंट्री में जो भी माइनॉरिटी में है इस समुदाय से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, इन लोगों के लिए लाया गया था। और इसका जो डेट रखा गया था वो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए थे उनके लिए ये कंडीशंस रखा गया था। और ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो 6 शेड्यूल है इसमें इसकी वो छोड़ के दिया गया था, यहाँ के लोगों को काउंट नहीं किया गया था। और पहले क्या था, जो नागरिकता देने के लिए 11 इयर्स का कंडीशन था, जिसको घटा के 11 से 5 इयर्स किया गया था। इसमें क्या क्या और कंसर्न्स हैं ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, जैसे सॉरी, इसमें क्या क्या कंसर्न्स हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, कि जो 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्मल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इसमें कंसर्न पहला तो है कि कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका हुए एंड म्यांमार की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। प्राइमरी जो बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि इनकी भी जनसंख्या काफ़ी कम है इन कंट्री में, बट इनको इंक्लूड नहीं किया गया था, ये इसका मेजर क्रिटिसिज्म है। और जो डेट ऑफ एंट्री रखा गया है जो कि 31 दिसंबर है, इसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि ये किस बेस पे रखा गया है। तो ये मेजर 2 इश्यूज हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। इन अभी देख लेते हैं कि हेट स्पीच से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो हेट स्पीच है उसकी घटनाएं इंडिया में बढ़ती जा रही हैं, तो इसको टेक ओवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उसको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए हेट स्पीच से रिलेटेड। तो हेट स्पीच बेसिकली क्या होता है कि किसी का रेस हुआ, एथनिसिटी हो गया, जेंडर हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, या रिलीजन को लेकर कोई कमेंट किया जाता है या कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है, इस बेस मान के जो भी इसको डिस्क्रिमिनेशन जैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे बोला जाता है, उसी को बेसिकली हम लोग हेट स्पीच बोलते हैं। और हेट स्पीच किसी भी इंडिया के किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया अभी के लिए। और इसमें हेट स्पीच से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि पहला इश्यूज तो ये है, लोग बोलते हैं कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसका एडवांटेज लोग उठा के किसी को रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जो रिलीजन होता है इस बेस पे किसी को कमेंट करते हैं। तो एक तो ये कंसर्न था। दूसरा था कि इसको पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ किया गया था, जैसे कि फॉर गेटिंग वोट बेनिफिट। एंड इसके अलावा था कि डिजिटल एज है, डिजिटल एज में जैसे अभी सोशल मीडिया हो गया और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रहा है, बट उसको कहीं पे मॉनिटर नहीं किया गया। जैसे सोशल मीडिया पे किसी ने किसी को जेंडर पे लेके कोई कमेंट किया, तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था। तो ये मेजर 3 कंसर्न्स हैं। और जब भी यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो एक मीडियोकर जो सॉल्यूशन देना रहता है, तो उसी को हम वे ऐड बोलते हैं, क्या होना चाहिए।
तो इसके लिए एक तो एडीआर बनाना चाहिए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, जिसमें हेड स्पीच से रिलेटेड जो इंसिडेंट है इसको रिपोर्ट किया जाए और इस पे फास्ट ट्रैक बेस पे इसको सॉल्यूशन दिया जाए। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको काफ़ी अच्छे से कवर कर लीजिएगा और स्टैटिक और डायनेमिक्स जो है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लिंक करके एक शॉर्ट नोट बना के, क्योंकि ये यूपीएससी में मोस्टली पूछा जा सकता है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि उत्तराखंड ने इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है, तो इस चीज़ को लेकर पहले से न्यूज़ में था। सेकंड इसमें आ गया कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको लाना चाहती है पार्लियामेंट में, तो इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी तो नहीं बोला जा सकता है, बट ये करंट अफेयर्स में काफ़ी हाईलाइटेड था। तो अभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली क्या होता है कि वन लॉ फॉर इंटायर कंट्री, मीन्स पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए सारे रिलीजियस ग्रुप्स के लिए, चाहे शादी हुआ, डिवोर्स हुआ, फिर इनहेरिटेंस हुआ, जैसे पेरेंट्स का संपत्ति हो गया या फिर प्रॉपर्टीज़ हो गए, उनके बच्चों को कैसे मिले, ये इनहेरिटेंस हो गया। एडॉप्शन हो गया, किसी को गोद लेना, ये एडॉप्शन हो गया। और सक्सेशन, जैसे किसी का कोई नहीं है तो उसका अगला जनरेशन को कैसे क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, इसी को सक्सेशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंटली गोवा में अभी लागू है और इसको यहाँ पे कॉमन सिविल कोड बोला जाता है, जो कि पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 के माध्यम से लागू किया गया था। और इसमें कवर क्या क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 में आया था, और जो गवर्न करता है हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट के लिए ये लॉ है सक्सेशन का, इसको इंक्लूड किया गया है। दूसरा था मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसको ये गवर्न करता है मुस्लिम्स के लिए। एंड थर्ड है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो अप्लाई होता है क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज के लिए। एंड इसके अलावा कुछ केसेस में स्पेशल मैरिज एक्ट भी लाया गया है, जो स्पेशल सिनेरियो में जो शादियां होती हैं उसको रेगुलेट करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट आया था। इसको, इन चारों जो एक्ट हैं इनको मिला के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था। तो इसका आर्गुमेंट, इसके फेवर में भी कुछ आर्गुमेंट्स हैं, कुछ इसके अगेंस्ट भी, यूसीसी के अगेंस्ट भी आर्गुमेंट है। तो फेवर में तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि ये अपना जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 44 में क्लियरली मेंशन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप क्या कर रहे हैं। फिर सेकेंड इसमें है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से पूरे देश में एक कानून रहेगा तो कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं रहेगी, इससे कॉमन सिटीजनशिप में ब्रदरहुडनेस बढ़ेगा और जो जेंडर जस्टिस है ये मिलेगी। जैसे कुछ पर्सनल लॉ आ जाने की वजह से हिंदू में कुछ और होता है, शादी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड रूल्स, अदर कम्युनिटी में कुछ और होता है, तो इससे जेंडर जस्टिस मिलेगा। और जो लीगल का प्रोसेस होगा वो सिंपल होगा, क्योंकि पूरे सबके लिए जब एक ही कानून रहेगा तो इसका लीगल जो अंडरस्टैंडिंग होगा और फाइलिंग होगा ये काफ़ी सिंपल वे में हो जाएगा। और जो जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इसमें मॉडर्न जो प्रिंसिपल हैं इसके साथ लिंक करके आएगा, जो सोसाइटी में क्या क्या चल रहे हैं इंडिविजुअल्स फ्रीडम के से रिलेटेड। बट कुछ लोग ऐसे हैं, जो कुछ स्टेक होल्डर ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, अगेंस्ट हैं। तो उनका ये रीज़न है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से उनका कल्चरल और रिलीजियस जो आइडेंटिटी है ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है कि इस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, जैसे सारे लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है कि क्या होना चाहिए। अलग अलग कम्युनिटी हैं, सिख में क्या होनी चाहिए, मुस्लिम में क्या होनी चाहिए, हिंदू में क्या होनी चाहिए, ये जैन में क्या होनी चाहिए। और जो इससे प्रिंसिपल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसका जो प्रिंसिपल है ये वायलेट्स होता है। तो यूसीसी को लेकर ये मेन फैक्टर्स हैं, अगेंस्ट में कुछ सपोर्ट में।
तो ये यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम इसको लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शाहबानो जो केस हुआ था 1895 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था कि इसके लिए आप कोई गाइडलाइन लेकर आइए। फिर लॉ कमीशन जो है, जो कि 2018 में अपना रिपोर्ट दिया था, नो यूसीसी नीडेड नाउ, उसने बोला था। बट जो लॉ कमीशन 2022 में आया, उसने अपना यूसीसी के लिए रिकमेंड किया था। तो अभी इसमें वे फॉरवर्ड में क्या होनी चाहिए, एक मीडियोकर पाथ क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को सारे जो स्टेक होल्डर हैं उनसे एक कॉन्सेंसस लेनी चाहिए, सारे लोगों की सहमति लेनी चाहिए, और जितने भी पर्सनल लॉ हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, उनको एक रिव्यू करना चाहिए। ये अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो भी आ जाता है बिल, इसको एक रिव्यू करके एक फाइनल कंक्लूजन करके हमें एक बिल लेकर आना चाहिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो लद्दाख था, लद्दाख डिमांड कर रहा था 6th शेड्यूल के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जानते होंगे सोनम वांगचुक थे, जो कि 3 इडियट मूवी में जिनके ऊपर मूवी बनी है, सोनम वांगचुक काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्राइक पे थे। और स्ट्राइक पे क्यों थे, क्योंकि उनको 6th शेड्यूल में चाहिए था, लद्दाख वो चाह रहे थे कि 6th शेड्यूल में आ जाए। तो इसका क्या रीज़न था, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं 6th शेड्यूल के, वो हम देख लेते हैं। सॉरी, ये 6th शेड्यूल आ जाने से ये जो भी वहाँ के गवर्नर होते हैं, उनको एम्पावरमेंट करते हैं कि एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएं, और या तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, जिसमें स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये करंटली एग्जिस्टिंग है। इससे क्या होता है कि इनका जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर है, ये इसके दायरे में ही होता है। इसका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल जो है, यही सारा मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स है ये देख लेते हैं, क्योंकि जो लोकल का एड्रेस है, लाइक लद्दाख मांग रहा था, तो लद्दाख के क्या क्या इश्यूज हैं, ये आप वहाँ पे लोकल लेवल पे ये इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। लाइक क्योंकि वो माउंटेनियर एरिया है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का हुआ, टूरिज्म हुआ, ये सारे इश्यूज थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेकर काफ़ी इश्यूज थे। तो वहाँ पे क्योंकि जब भी टूरिज्म आता है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ ये वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट हुआ या फिर कुछ और वेस्ट होते हैं, छूट जाते हैं, जिससे काफ़ी क्लाइमेट पे उसका इम्पैक्ट होता है। और ये वहाँ पे जो लोकल्स हैं, ये काफ़ी दिन से इसको नोटिस कर रहे थे, तो इन सब चीज़ को लेकर वो 6th शेड्यूल में जाने की मांग कर रहे थे। दूसरा था कि उनका 6th शेड्यूल आ जाने से ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजन काउंसिल जब बन जाएगा, तो उनका जो ट्रेडिशन है उसको मेंटेन किया जा सकता है, वहाँ के बाहर के द्वारा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। देन जो रिसोर्स का मैनेजमेंट है, लाइक जो मिनरल हुआ, इसका ये लोग अपने लेवल पे ही इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। एंड जो रिजर्वेशन है, ये इंक्रीज हो जाएगा 6th शेड्यूल आ जाने से। और जो उनके फॉरेस्ट के राइट हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि लद्दाख में बहुत सारे पहाड़ हैं वहाँ पे और फॉरेस्ट हैं, तो 6 ये शेड्यूल उसको मिल जाता है, लद्दाख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है। तो वहाँ पे जो इनके फॉरेस्ट के राइट्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, जिससे क्लाइमेट पे काफ़ी कम इम्पैक्ट होगा। तो मेन तो यही रीज़न थे। और इशू जिससे रिलेटेड क्या क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट देने से क्यों बचती है, वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल वायबिलिटी मीन्स, जब भी ये 6th शेड्यूल देते हैं, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट पे काफ़ी बर्डन पड़ता है, सारे वहाँ के खर्चे मैनेज करना, ये एक काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। इसकी वजह से फाइनेंशियल वायबिलिटी। और उसके बाद वहाँ पे जो दो मेजर कम्युनिटी हैं, लाइक बुद्धिस्ट हो गया और मुस्लिम, जैसे बुद्धिस्ट यहाँ पे लेह में मेजोरिटी हैं, एंड मुस्लिम लोग जो हैं कारगिल में मेजोरिटी हैं, इनको दोनों को बैलेंस करना वहाँ के लिए एक इशू आ रहा था। और तीसरा है कि वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाने से जो नेशनल सिक्योरिटी है, लाइक वहाँ पे टेररिज्म से रिलेटेड आतंकवादी घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं, तो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो बढ़ सकता है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये देने के लिए अभी के लिए तो एग्री नहीं कर रही है।
तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकालना चाहिए, जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जैसे लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव हो गया, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए हैं, इन तीनों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों लोगों को एक टेबल पर बैठ के टॉक करना चाहिए और इस टॉक का कोई एक फाइनल कंक्लूजन बना के इसको क्या किया जा सकता है बेटरमेंट ऑफ लद्दाख के लिए, इस पर एक काम होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं 9 शेड्यूल के बारे में। 9 शेड्यूल क्या है कि 9 शेड्यूल एक्चुअली ना बिहार जो है कास्ट बेस्ड जाति के आधारित जनगणना करा रहा था, जो कि शेड्यूल 9 में कवर है। इससे रिलेटेड यहाँ पे इवेंट्स हैं, इवेंट्स एंड डेवलपमेंट है। जैसे कुछ लॉज शेड्यूल 9 में डाले गए हैं जिनका जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, तो उसको चैलेंज नहीं किया। सपोज शेड्यूल 9 के थ्रू कोई लॉ आता है तो इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 31B का में ऐसा मेंशन है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, क्योंकि ये कोई भी लॉ आते हैं तो ये किसी स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक पीपल को इससे सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कोई ये वो सिस्टम ही नहीं है। तो फिर कोई भी स्टेट जो है कोई भी लॉ ला कर अपना मनमानी कर सकती है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। एक तो मेजर इशू है। दूसरा है कि जुडिशियल रिव्यू, जैसा कि मैंने बताया कि सपोज 9 शेड्यूल से रिलेटेड कुछ भी लॉ बनते हैं तो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो उसका जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंशियल फीचर है जुडिशियल रिव्यू, वो वाला राइट खत्म हो जाता है। तो एक ये भी काफ़ी इशू है 9 शेड्यूल के लिए को। फिर इसमें एक था कि जो कुछ होता है कि 9 शेड्यूल को के अंदर लॉ बनाकर ये पॉलिटिकल गेन के लिए लॉ बना सकते हैं। जैसा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 69% रिजर्वेशन दिया है, जो कि जो 50% का कोटा है, 50% प्लस 10% इसको एक्सीड करता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू है इसमें। फिर अभी डीलिमिटेशन कमीशन देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मस्ट हैव टॉपिक है इसको। तो इसको काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है होगा कि पार्लियामेंट में वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया था 33% का, उसको और लागू करने के लिए जो बोला गया था कि जब 2026 में डीलिमिटेशन कमीशन के बाद ही वो ये इफ़ेक्टिव होगा, तो इसकी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी देख लेते हैं कि डीलिमिटेशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, डीलिमिटेशन होता है ना बाउंड्री को ड्रा करना। सपोज पॉपुलेशन के बेस पे नई बाउंड्री को ड्रा करना, ये डीलिमिटेशंस होते हैं। पॉपुलेशन के बेस पे जो भी सपोज किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ा तो उसमें पॉपुलेशन को उसमें जो रिप्रेजेंटेशन रेशियो है उसको बराबर करने के लिए इसको बढ़ाया जाता है। इसी को डीलिमिटेशन कमीशन बोला जाता है। और ये काफ़ी हाई पावर बॉडी होती है, और अब तक केवल 4 बार ही डीलिमिटेशन किया गया है, 1952 में, 1963 में, 73 में एंड 2002 में। ये यूपीएससी के 2024 एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया था। ये अभी तक सिर्फ 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन आया है। और जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2002 में, इसमें बोला गया था कि 2026 तक इस पे ब्रेक लगा हुआ था कि 2026 के बाद ही डीलिमिटेशन कमीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आर्टिकल 82 जो है ये बोलता है कि डीलिमिटेशन कमीशन है सारे जो 10 साल में सेंसस होते हैं उसकी सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन होना ही चाहिए। आर्टिकल 82 में ऐसा मेंशन है। और डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल प्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल पॉपुलेशन सेगमेंट। और इसका जो इसमें जियोग्राफिकल एरिया है, इस बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है, पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे। और इसमें
ये अपॉइंटमेंट, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है और इसके ईसीआई के सपोर्ट से। और इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। पहला तो एक सर्विंग या रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड दूसरा होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने होते हैं, और तीसरा होता है वो स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और इनका जो ऑर्डर होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, एक काफ़ी बड़ा पावर होता है कि ये कोई भी जो डिसीजन देते हैं इनके खिलाफ जाके कोई भी किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता है। मीन्स रिव्यू के लिए वो कोई भी रिव्यू का कोई स्कोप ही नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन में। तो इसके एक मेजर इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। जैसे इसमें कि दिया कि डिक्रीज्ड वाइज स्टेट्स, इसमें कैसा है कि जो डेवलप्ड स्टेट्स है, जैसे साउथ के जो स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अपने इफेक्टिवली पॉपुलेशन को कंट्रोल किया था, और उनका जो पॉपुलेशन कम होने की वजह से उनका जो इन्फ्लुएंस होगा नेशनल डिसीजन मेकिंग में, लाइक इलेक्शन हो गया इसमें, तो इनका रोल काफ़ी कम हो जाएगा। ये एक इशू है। और जैसे जो मेजोरिटी वाले पॉपुलेशन है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इन लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा नेशनल जियो पॉलिटिक्स में। इसके अलावा वन सिटीजन वन वोट का एक ये जो पावर है ये डाइल्यूट होगा, मीन्स हल्का हो जाएगा। क्योंकि अभी के लिए देखा जाए, एक एमपी जो यूपी में है, इनकी वोट की वैल्यू अराउंड 2.53 मिलियन पर पीपल है, लेकिन सेम वहीं पे तमिलनाडु में एक एमपी के वोट की वैल्यू 1.84 मिलियन है। अभी देख लेते हैं, अगला टॉपिक हमारा है फिजिकल फेडरलिज्म। इसमें क्या क्या है कि कुछ स्टेट्स जो थे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और उनका रीज़न ये था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इनका सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। तो इससे रिलेटेड इसमें कुछ चेंजेस थे। आप इसका स्टैटिक में थोड़ा सा ग्रोथू कर लीजिएगा कि जो ग्रांटिंग एड है जो यूनियन स्टेट्स को देती है वो आर्टिकल 275 में मेंशन है। और जो बारोइंग है यूनियन जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली कहीं से भी वो ले सकती है, बट जो स्टेट होते हैं इनको स्ट्रिक्टली सिर्फ डोमेस्टिकली लेना रहता है, ऐसा आर्टिकल 293 में मेंशन है। और इसको जो रिवेन्यू होते हैं इसके शेयरिंग के लिए टाइम टू टाइम फाइनेंस कमीशन बनता रहता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280, जो कि अपने प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अभी इश्यूज़ क्या हैं स्टेट और सेंटर में फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। एक तो बारोइंग लिमिट है, क्योंकि सेंटर ने 3% का, जो भी स्टेट है उसके जीएसडीपी का 3% का एक लिमिट लगाया हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन में। दूसरा है कि वर्टिकल फाइनेंस इम्बैलेंसिंग। जैसे वर्टिकल इम्बैलेंस मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास राइट है इनकम टैक्स बढ़ाने का, और जो सेंट्रल जीएसटी है इसको बढ़ाने का। तो ये जो होता है कि ये जो फेडरलिज्म है इसके ऊपर थोड़ा सा एक पॉइंट आउट करता है नेगेटिव वे में। उसके बाद जो अपना जो डेवलपमेंट है टाइम टू टाइम अभी काफ़ी बढ़ गया है। पहले 2004-05 में डेवलपमेंट का जो कॉस्ट था, एक्सपेंडिचर था, वो 8.8% ऑफ जीडीपी था। बट अभी के लिए 2021-22 में जो इसका कॉस्ट था 12.5% जीएसडीपी का कॉस्ट हो गया था। इसके अलावा जो ये ग्रांटिंग ऐड होता है जो कि यूनियन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, इसका भी अमाउंट कम किया गया है। ये 2015-16 में इसका अमाउंट 1,95,000 करोड़ था, जो कि 2023-24 में घटकर 1,65,000 करोड़ हो गया है। एक ये भी इशू था। फिर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें जनरली 60-40 का एक रेशियो होता है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये सेंट्रल जो स्कीम्स होते हैं
इसमें 40% सरकार को के लिए ये वायबल नहीं होते हैं, एक मेजर इशू था। तो अभी इन सब चीज़ को लेके ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस पे सेंट्रल से, अपना जो यूनियन है, इससे जवाब मांगा था। तो देखते हैं। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले इसको डिस्कस किया था कि बिहार हो गए और आंध्र प्रदेश हो गए, ये लोकसभा इलेक्शन के बाद अपना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या क्या कॉन्स हैं। तो पहले तो इसका जो SCS है वो ऐसा डिफाइन किया गया है कि ये सेंटर के द्वारा दिया जाता है और ये डेवलपमेंट में असिस्ट करता है, बेसिकली इसका ये है। और सबसे पहले इसको 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और ये गॉडजिल जो कमेटी था, अपना गॉडजिल मुखर्जी फार्मूला था, इस बेस पे इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नहीं है। स्पेशल प्रोविज़न कुछ स्टेट्स के लिए है, जो कि आर्टिकल 370A से लगा 371H तक है। इसमें क्राइटेरिया का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने के लिए क्या क्या अभी के लिए क्राइटेरिया है, वो तो हिली या डिफ़िकल्ट टेरेन होना चाहिए, मीन्स या तो पर्वत वाला रीजन होना चाहिए, नहीं तो वो काफ़ी लाइक पठार टाइप का कुछ ऊंच खा नीच वाला ऐसा उसका रीजन होना चाहिए देने के लिए। फिर वहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी कम हो। एंड तीसरा है कि उसका जो लोकेशन हो वो स्ट्रेटजिक लोकेशन हो, लाइक बॉर्डर स्टेट्स हो गए, बॉर्डर एरिया में। तीसरा है उसका जो इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली ये काफ़ी बैकवर्ड होनी चाहिए। एंड तीसरा इसके अलावा लास्ट ऑफ इसका क्राइटेरिया है कि ये नॉन वाइबल होना चाहिए, जो अपना स्टेट का रिवेन्यूज होते हैं ये उसको सर्वाइव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये स्टेटस है, इसका कंडीशंस हैं। और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इसको देख लेते हैं। इसका जो फंडिंग होता है, जो कि जनरली 60-40 का रेशियो होता है, इसको बढ़ा के 90:10 किया जाता है। मीन्स 90% किसी भी स्कीम्स का 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एंड उसका 10% स्टेट देती है। तो एक तो ये सबसे बड़ा कॉस्ट वाला बेनिफिट हो गया। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि जो कोई भी सपोज सरकार ने उसको फंड दिए और वो पैसे उसने स्टेट ने खर्च नहीं किए, तो ये उसमें कैरी फॉरवर्ड हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लैप्स नहीं होता है। तीसरा इसमें इंसेंटिव, जो जो कस्टम टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, इनकम टैक्स होता है और कारपोरेट टैक्स होता है, इसमें कुछ जो गवर्नमेंट है इसमें डिस्काउंट देती है। जिससे क्या होता है कि सपोज एक्साइज ड्यूटी कम रहेगा तो वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा, इनकम टैक्स कम रहेगा, तो इनकम टैक्स कम रहेगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और बाकी लोग वहाँ पे काम करना चाहेंगे। कारपोरेट टैक्स भी कम रहेगा तो वहाँ पे अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज़ और कारपोरेट वहाँ पे जाकर अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, जिससे वहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होगा तो उस स्टेट को डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। और इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या हैं, पहले तो इसका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे कोई कॉन्सेंसस नहीं है, मीन्स सारे लोगों का सहमति नहीं है। क्योंकि अभी झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड को दिया गया था, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ को दिया गया था। तो उसमें ये बोला गया जो उत्तराखंड था वो मोस्ट ऑफ पैरामीटर में वो काफ़ी ऑलरेडी ग्रोथ पाया हुआ था, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कॉन्सेस का इशू था। फिर इंटर स्टेट डिस्पैरिटी था इसमें कि सारे स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सेम नहीं है, तो फिर किस बेस पे दिया जाएगा। और जब जैसा कि मैंने बताया कि 90:10 वाला जो परसेंटेज आएगा, तो जो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना रहेगा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिजिकल बर्डन इससे बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट के जो काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जो भी काम है इसमें स्लो डाउन आएगा। और जो इसका हम देख लेते हैं कि एक मीडियोकर पाथ क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड। तो डिपेंडेंसी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैं, इनका डिपेंडेंसी जो है
कम करना चाहिए, जो इस बेसिस पे कि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी है, ये 3 पैरामीटर हैं, इनको डाइवर्सिफाई करके वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इसको उसके डिमांड को कम किया जा सकता है। तो थैंक यू गाइज, अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं। उसके बाद अगला कोई टॉपिक हम जो भी इसमें इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें बाकी के रिमेनिंग पार्ट हैं इसको हम डिस्कस करेंगे और हम इसको ट्राई करेंगे 3 से 4 वीडियो में इस मेंस 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो भी टॉपिक है इसको कंप्लीट कराने का। एंड आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। उसका टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।